हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। आज की क्लास का टॉपिक स्टूडेंट तरंग प्रकाशिकी का एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, प्रकाश के ध्रुवण की जो घटना है मतलब प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली ये घटना, इस लेसन में व्यतिकरण और विवर्तन के बाद में तीसरी घटना का अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, और नाम है उसका प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार होता है, क्या होती है ये घटना, इसके साथ ही ध्रुवण की घटना में ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का क्या मतलब है, ध्रुवित प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, अध्रुवित प्रकाश कहाँ से किस प्रकार प्राप्त होता है, उसके स्रोत क्या है, और इसके साथ ही यहाँ पर इन्हें प्रकाशीय ग्राह के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का संसूचन किस आधार पर किया जाएगा, कंपन तल क्या होगा, ध्रुवण तल क्या होगा, ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की क्लास में लेकर आया हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक अपना प्रकाश का ध्रुवण। तो इस ध्रुवण की घटना को समझने के लिए फिर से चैप्टर के स्टार्टिंग में चलते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग की बात करें तो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के साथ में व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को अच्छी तरह समझाया जा चुका था। लेकिन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर ध्रुवण की घटना की व्याख्या संभव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई स्टूडेंट? क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को एक यांत्रिक तरंग माना है, अर्थात हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य प्रकृति की मानी। हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी मानी? अनुदैर्घ्य मानी है, ठीक है। लेकिन अनुदैर्घ्य प्रकृति के आधार पर प्रकाश के ध्रुवण की घटना को कभी भी नहीं समझाया जा सका। इसके बाद में फ्रेनेल ने हाइगेंस के इस तरंग सिद्धांत में संशोधन किया और क्या बताया कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना को अनुदैर्घ्य प्रकृति के आधार पर नहीं बल्कि अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। अर्थात हाइगेंस को अपना विचार उस समय उन्हें त्यागना पड़ा कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, बल्कि प्रकाश की प्रकृति वास्तविकता में कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। यह फ्रेनेल ने प्रस्तुत किया और फ्रेनेल ने इस आधार पर ध्रुवण की घटना की व्याख्या भी की। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति है वो होती है स्टूडेंट अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये फ्रेनेल ने स्पष्ट कर दिया। फ्रेनेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। सही है स्टूडेंट? लेकिन यहां पर यह चीज भी हो गई कि प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में। लेकिन मैक्सवेल कुछ और ही कह रहे हैं। मैक्सवेल ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि प्रकाश तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे नहीं होती है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे क्या है स्टूडेंट? प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यह मैक्सवेल ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया। सही है? मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत रहे कि सबसे पहले हाइगेंस ने तो क्या माना? हाइगेंस ने तो यह माना कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। हाइगेंस ने माना कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन उनको अपना यह विचार त्यागना पड़ा क्योंकि यहां पर फ्रेनेल ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में संशोधन कर दिया। क्यों संशोधन किया? क्योंकि इस अनुप्रस्थ प्रकृति की अनुदैर्घ्य प्रकृति के आधार पर ध्रुवण को नहीं समझाया जा सका। ध्रुवण की घटना को इस अनुदैर्घ्य प्रकृति के आधार पर नहीं समझाया जा सका,
तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में फ्रेनेल ने संशोधन किया और उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। सही है, अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर ध्रुवण की घटना की व्याख्या की फ्रेनेल ने। उसके बाद में मैक्सवेल ने ये स्पष्ट किया कि अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि प्रकाश तरंगे जो होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उनका एक प्रकार है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है इसकी बात कर ले यहां पर थोड़ी सी। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। सही है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। कौन दोनों? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। सही है, तीनों यहां पर परस्पर लंबवत होंगे। किनमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं तरंग संचरण की दिशा तीन चीजें हुई, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, लेकिन ये दोनों भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इस दिशा में कोई तरंग संचरित हो रही है। कहने का मतलब ये क्या है, अपने पास तरंग संचरण की दिशा है। क्या है? ये अपने पास तरंग संचरण की दिशा है और इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, यहां पर अपन ने क्या मान लिया? विद्युत क्षेत्र सदिश। और विद्युत क्षेत्र सदिश इसके लंबवत इस प्रकार तरंग संचरण के रूप में, तरंग के रूप में कंपन कर रहा है। कहने का मतलब यहां पर इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कौन कंपन कर रहा है? विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश जब इसमें कंपन कर रहा है तो वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, देखो यहां पर इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इस प्रकार कौन कंपन कर रहा है? इस प्रकार इसके लंबवत ऊपर और नीचे तरंग संचरण की जो दिशा है उस दिशा के ऊपर और नीचे विद्युत क्षेत्र के सदिश के जो कंपन है वो हो रहे हैं। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। सही है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कंपन मान लें इस दिशा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं। इस दिशा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं तो ये भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। इसका मतलब यहां पर इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ZX की दिशा मान लो एग्जांपल के तौर पर, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के कण कंपन कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र सदिश कंपित हो रहा है। सही है। मतलब यहां पर इस तरंग के रूप में चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं और इस तरंग के रूप में विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट तीनों की बात करें तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। सही है। और
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। सही है, इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में या फिर ये कहे कि प्रकाश तरंगों में, या फिर क्या कहे कि प्रकाश तरंगों में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश कंपन करते हैं। मान लो यहां पर ये तरंग संचरण की दिशा है, ये मान लो अपना मार्कर ये क्या, तरंग संचरण की दिशा है, तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाएं, कहने का मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र के कंपन इस दिशा में भी होंगे, विद्युत क्षेत्र के कंपन इस दिशा में भी होंगे, विद्युत क्षेत्र के कंपन इस दिशा में भी होंगे, विद्युत क्षेत्र के कंपन इस दिशा में भी होंगे। जो तरंग संचरण की दिशा है उस दिशा के लंबवत जितनी भी संभव दिशाएं आ रही है उन सभी संभव दिशाओं में क्या होंगे, विद्युत सदिश के कंपन होंगे। सही है, मतलब प्रकाश तरंगों में माध्यम के कणों का, क्योंकि यहां पर अनुप्रस्थ और अंधेरे तरंगों की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो माध्यम के कण कौन है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो भी संभव दिशाएं मिल रही है उन सभी संभव दिशाओं में इनका कंपन सममिति से होता है। इनका कंपन किस रूप में होता है स्टूडेंट, सममिति के रूप में हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आएगी कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और प्रकाश तरंगे साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन इस प्रकार हो रहे हैं, अर्थात तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जितने भी संभव दिशाएं हैं उन सभी संभव दिशाओं में माध्यम के कण कंपित होते हैं। क्लियर यहां तक? अब यहां पर अपन बात करें स्टूडेंट ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश, ये चीज आपको क्लियर यहां पर समझ में आ गई होगी कि प्रकाश तरंग की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति है, उस अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला ये ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है। प्रकाश तरंगों की या विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करता है ये ग्राफ। सही है, अब यहां पर इसमें ये ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश की यहां पर बात करें स्टूडेंट तो ध्रुवित प्रकाश कहां से आया और अध्रुवित प्रकाश कहां से आया, कैसा प्रकाश ध्रुवित होता है, कैसा प्रकाश अध्रुवित होता है, इसकी बात करें। तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश की कि ये ध्रुवित प्रकाश कहां से आया, कैसे मिला, अध्रुवित प्रकाश कहां से मिल रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश की बात करें, यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो गई कि प्रकाश तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनमें विद्युत सदिश के कंपन और चुंबकीय सदिश का जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसका मतलब माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जितनी भी संभव दिशाएं होती है उन सभी संभव दिशाओं में माध्यम के कण कंपन करते हैं। क्लियरली देन, तो ऐसा जो प्रकाश है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन, ऐसा प्रकाश जिसमें ऐसा प्रकाश, कैसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन, ध्यान से सुनो, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में, ये चीज इंपॉर्टेंट है आप, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं, उसे अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट ये जो प्रकाश है ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि यहां पर इसमें देखो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जितनी भी संभव दिशाएं हैं उन सभी संभव दिशाओं में कंपन कर रहे हैं। विद्युत सदिश के जो कंपन है उन सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं यहाँ पर। सही है, तो यहां पर अध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक्स एक्स की दिशा है तो यहाँ पर माध्यम के कण वाई एक्स की दिशा में भी कंपित हो रहे हैं और जेड एक्स की दिशा में भी कंपित हो रहे हैं। सही है, कहना एक्स वाई तल में भी कंपन हो रहा है और जेड एक्स तल में भी माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं।
सही है। तो यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो भी संभव दिशाएं आ रही है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होनी चाहिए। मतलब माध्यम के कण ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, माध्यम के कण ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, माध्यम के कण इस एंगल पर भी कंपन करेंगे, माध्यम के कण इस एंगल पर भी कंपन करेंगे। समझे? मतलब एक्स वाई और जेड एक्स तल में जो भी कोण होगा उस निश्चित कोण पर सब माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में, जरूरी नहीं कि यहाँ पर यही दो दिशाएं, इनसे कोई एंगल बनाती हुई यदि कोई दिशा आ रही है तो उस दिशा में भी माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अध्रुवित प्रकाश होगा उसमें माध्यम के कण, मान लो यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा है, उसमें माध्यम के कण जो भी संभव दिशाएं आ रही है ऊपर नीचे, जेड एक्स की धनात्मक और ऋणात्मक दिशा और इससे कोई कोण बनाती हुई इस प्रकार जो भी ये संभव दिशाएं आ रही है, इन सभी संभव दिशाओं में माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश को क्या कहा जाता है? अध्रुवित प्रकाश। मतलब ये प्रकाश कैसा है स्टूडेंट? ये प्रकाश है यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश, जिसमें माध्यम के कण जो भी संभव दिशाएं हैं, तरंग संचरण की जो भी संभव दिशा आ रही है कि यहां पर तरंग संचरण की दिशा ये है, ये तल तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है, तरंग संचरण की दिशा। सही है। तो यहां पर माध्यम के जो कण है वो इस तल में ऊपर नीचे भी कंपन कर रहे हैं। मतलब यहां पर माध्यम के कण इस तल में भी कंपन कर रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जितनी भी संभव दिशाएं आ रही है उन सभी संभव दिशाओं में, तो एक संभव दिशा ये होगी y एक्स के अनुदिश मान लो, दूसरी दिशा z एक्स के लंबवत, अर्थात यहाँ पर इस तल के लंबवत, इस तल के लंबवत भी माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब माध्यम के कण इस दिशा में भी कंपन कर रहे हैं, इस दिशा में भी कंपन कर रहे हैं, इस तल के लंबवत जो भी लंबवत तल है उस लंबवत तल में माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। ये डॉट 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 यहाँ पर इस बोर्ड के तल के लंबवत दिशा है और ये समांतर रेखा है बोर्ड के तल के समांतर है। तो यहां पर अध्रुवित प्रकाश का चित्र में निरूपण ग्राफ के रूप में यदि अध्रुवित प्रकाश को दर्शाया जाए तो इस प्रकार होगा। अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश, किसी बल्ब या लैंप से आने वाला प्रकाश, मोमबत्ती है उससे आने वाला प्रकाश, इन स्रोतों से आने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश कैसा होता है स्टूडेंट? अध्रुवित प्रकाश ही होता है। ठीक है। इन स्रोतों से मिलने वाला प्रकाश कैसा होता है? अध्रुवित प्रकाश होता है। इसे साधारण प्रकाश भी कहा जा सकता है। सामान्य प्रकाश है ये, जो सूर्य से प्रकाश अपने पास आ रहा है वो प्रकाश अध्रुवित ही होता है। सही है। अब यहां पर बात करें अपन ध्रुवित प्रकाश की। ठीक है। ध्रुवित प्रकाश में माध्यम के कण तरंग संचरण की, देखो यहां पर ध्रुवित प्रकाश की डेफिनेशन देख लो पहले। ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन, जिसमें क्या हो रहा है? विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में, ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी संभव दिशाओं में, तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में, और इसमें केवल एक ही दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं अर्थात सीमित होते हैं, तो उसे अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ये प्रकाश कहलाता है अध्रुवित प्रकाश, सॉरी ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित होते हैं, केवल एक ही दिशा में कंपन करते हैं, उसे ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। सही है। अर्थात यहां पर अपने पास जो अध्रुवित प्रकाश सूर्य से प्राप्त हो रहा है, उस सूर्य से प्राप्त प्रकाश, जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उस प्रकाश को किसी भी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी विधि द्वारा, किसी एक ही निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है।
मतलब यहाँ पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में कंपन कर रहे हैं, सभी संभव दिशाओं में कंपन कर रहे हैं। सभी दिशाएं, तरंग संचरण की ये दिशा है तो इसके लंबवत इस दिशा में भी होंगे, इस दिशा में भी होंगे, यहां से कोण बना रहा है, यहां से कोण बना रहा है, जो भी जितना कोण बन रहा है, जो भी संभव दिशाएं हैं, उन सभी संभव दिशाओं में इसके लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो भी संभव दिशाएं आ रही है, उन सभी संभव दिशाओं में माध्यम के कण अर्थात विद्युत सदिश के कण कंपन करते हैं। लेकिन यहां पर ध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अर्थात यहां पर ध्रुवित प्रकाश, इसके चित्र में निरूपण की बात करें तो इसके चित्र में निरूपण में मान लो यहां पर ये क्या है अपने पास, तरंग संचरण की दिशा, क्या है ये, तरंग संचरण की दिशा है अपने पास, सही है, ये अपने पास तरंग संचरण की दिशा है। इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल होना चाहिए, इसके लंबवत केवल एक ही तल, ये हो गया। यदि विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में सीमित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब यहां पर यह प्रकाश कैसा है, ध्रुवित प्रकाश है। इसी प्रकार मान लो ये भी तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा, तो यहां पर माध्यम के जो कण है वो इस दिशा में भी कंपन कर सकते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल ये भी हो सकता है, मतलब ये कागज के तल के समांतर और ये कागज के तल के लंबवत। तो यहां पर इन दोनों अवस्थाओं में देखो ये प्रकाश कैसा है स्टूडेंट, ये प्रकाश ध्रुवित प्रकाश, कैसा है, ध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश का ये चित्र में निरूपण है, चित्र में निरूपण ध्रुवित प्रकाश के लिए, एक ये और एक ये चित्र में निरूपण है। चित्र के रूप में यदि ध्रुवित प्रकाश को दर्शाना है तो वो ध्रुवित प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित होते हैं, या तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कागज के तल के समांतर है, या फिर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कागज के तल के लंबवत है। अर्थात यहां पर इसमें तरंग संचरण की दिशा ये है तो माध्यम के कण केवल ऐसे कंपन कर रहे हैं, विद्युत सदिश के जो कंपन है केवल इस दिशा में हो रहे हैं तो ये ध्रुवित प्रकाश है। यहां पर ये तरंग संचरण की दिशा है तो इसमें विद्युत सदिश के जो कंपन है वो केवल इस प्रकार कंपित हो रहे हैं, केवल एक ही दिशा में। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है लेकिन केवल एक ही दिशा में कंपन हो रहे हैं तो उसे अपन ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, सही है। अब इस आधार पर स्टूडेंट प्रकाश के ध्रुवण की डेफिनेशन यहां पर दी जा सकती है कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। जो प्रकाश सूर्य से अपने को प्राप्त हो रहा था उस प्रकाश को अपन ने किसी भी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी विधि द्वारा इस प्रकार से निरूपित कर दिया, इस प्रकार से प्राप्त कर लिया तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है, सही है। तो प्रकाश के ध्रुवण की डेफिनेशन क्या है वो देखो। तो प्रकाश के ध्रुवण की बात करें स्टूडेंट, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, तो यहां पर डेफिनेशन देखो स्टूडेंट क्या है, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी विधि द्वारा साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश का मतलब कौन सा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, साधारण प्रकाश का मतलब अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। किसी भी प्रक्रिया, किसी भी विधि द्वारा अध्रुवित प्रकाश के कंपनों, अध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। मतलब यहां पर प्रकाश का ध्रुवण क्या था वो चीज क्लियर हो गई है कि यहां पर अध्रुवित प्रकाश था, उसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में कंपन करे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते थे। मतलब कागज के तल के समांतर भी है, कागज के तल के लंबवत भी है, दोनों दिशाओं में है। लेकिन ध्रुवित प्रकाश में क्या था, या तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत
कागज के तल के समांतर होंगे या फिर कागज के तल के लंबवत होंगे, केवल एक ही दिशा होगी। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में विद्युत सदिश के कंपन होते हैं तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो किसी भी विधि द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा ये दो दिशाएं थी, उन दो दिशाओं में से एक दिशा को यदि रोक लिया जाता है और एक ही दिशा में विद्युत सदिश के कंपन होते हैं तो प्रकाश की उस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। सही है। अब प्रकाश के ध्रुवण की इस घटना को टूरमेलिन क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल की सहायता से देखो किस प्रकार समझ रहे हैं यहां पर, टूरमेलिन क्रिस्टल, उस क्रिस्टल की सहायता से देखो यहां पर डेफिनेशन क्लियर हो गई है, चित्र में ग्राफीय निरूपण यहां पर प्रदर्शित हो गया है। अब यहां पर देखो क्या लिया जा रहा है, टूरमेलिन क्रिस्टल नाम है, देखो टूरमेलिन क्रिस्टल, यह स्टूडेंट पोलराइड होता है, इसकी सहायता से भी ध्रुवण की घटना को प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रकाश के ध्रुवण की घटना अपन ने समझी है तो इस ध्रुवण की घटना का प्रायोगिक सत्यापन कैसे करें, कैसे प्रयोग के आधार पर इसको प्राप्त करें कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में सीमित हो रहे हैं, एक ही दिशा में पाए जाते हैं, कैसे हो रहे हैं, इसके लिए देखो यहां पर एक टूरमेलिन क्रिस्टल लिया जा रहा है। अपने पास क्या है, एक टूरमेलिन क्रिस्टल। टूरमेलिन क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है स्टूडेंट जिसमें पाए जाने वाले जो सभी कण है उन कणों की जो एक्स है वो एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के समांतर स्थित जो एक्सें होती है उन्हें कहने का मतलब इस क्रिस्टल में जितने भी कण हैं, जितने भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं की सभी जो एक्सें हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। इस प्रकार की आकृति का अपन ये कोई टूरमेलिन क्रिस्टल ले लिया, इस क्रिस्टल को मैंने नाम दे दिया N1, इस क्रिस्टल को नाम दे दिया मैंने क्या, N1। सही स्टूडेंट। अब इस क्रिस्टल पर मैं आपतित करवा रहा हूं क्या, इस क्रिस्टल पर आपतित करवाया जा रहा है स्टूडेंट क्या, अध्रुवित प्रकाश। किसी भी स्रोत से यहां पर अपने को क्या मिल रहा है, अध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है। अध्रुवित प्रकाश किसी भी स्रोत से ये प्राप्त हो रहा है। सही है। कैसा प्रकाश है ये, अध्रुवित प्रकाश है अपने पास, जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में, एक संभव दिशा इसकी ये भी है और इसकी एक संभव दिशा ये भी है। तो ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश। सही है। अध्रुवित प्रकाश यहां पर अपने पास किसी स्रोत से प्राप्त हो रहा है। इस अध्रुवित प्रकाश को इस टूरमेलिन क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। अब एक ऐसा ही टूरमेलिन क्रिस्टल और लेते हैं, ऐसा ही एक टूरमेलिन क्रिस्टल और ले रहे हैं स्टूडेंट। इन दोनों टूरमेलिन क्रिस्टलों की जो एक्सें हैं वो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित कर दी जाती है। एक क्रिस्टल और ले लिया यहां पर टूरमेलिन क्रिस्टल, जिसको मैं नाम दे दूं N2। इसकी कणों की जो एक्स है वो भी इसके समांतर, मतलब दोनों टूरमेलिन क्रिस्टल है वो एक दूसरे के समांतर है। सही है। अब यहां पर जब इस टूरमेलिन क्रिस्टल से ये प्रकाश निर्गत होगा, इस टूरमेलिन क्रिस्टल से जब ये प्रकाश निर्गत होगा तो इस टूरमेलिन क्रिस्टल में मान लो दोनों पेन है, यहां पर ये इसकी इन एक्सों को व्यक्त करिए, जो भी इसके कण है उन कणों को इस प्रकार इन एक्सों के समांतर व्यवस्थित किया गया है। तो यहां पर इन पेनों से जब भी कोई विद्युत सदिश के कंपन इनमें से क्रॉस करेंगे तो जो कंपन इस प्रकार होंगे वो तो इससे क्रॉसित हो जाएंगे। ठीक है। और यदि कोई कण इस प्रकार आ रहा है, इसमें इस प्रकार आ रहा है किसी एंगल पर, तो वो इससे क्रॉस नहीं होगा। यदि इसके समांतर होगा तो वो इससे क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा ऐसे। सही है। तो यहां पर इसके समांतर जो भी कंपन होंगे, इसके समांतर होने वाले कंपन केवल इससे निर्गत होंगे, इससे केवल इसकी एक्स के समांतर जो भी विद्युत सदिश के कंपन हो रहे हैं वही इससे क्रॉसित होंगे, इसके समांतर जो भी है वो इससे क्रॉसित हो जाएंगे। ये ऐसे रखा हुआ है, तो जो इसके समांतर होंगे वो इससे क्रॉसित हो जाएंगे, इसके लंबवत होंगे वो यहां पर रोक लिए जाएंगे। सही है। तो यहां पर जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, ध्रुवित
प्रकाश। ठीक है, और इस क्रिस्टल को इसके समांतर रखा गया दूसरे टूरमेलिन क्रिस्टल को, तो इससे निर्गत प्रकाश है वो भी कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश ही होगा। इससे निर्गत प्रकाश भी ध्रुवित प्रकाश ही होगा। मतलब यहां से यदि कोई प्रेक्षक यहां से देखता है तो उस प्रेक्षक को यहां पर अधिकतम तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। मतलब यहां पर इस अध्रुवित प्रकाश में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में कंपित हो रहे थे, लेकिन इस टूरमेलिन क्रिस्टल की सहायता से इसके विद्युत सदिश के कंपनों की एक दिशा को यहां पर रोक लिया गया, और जो दिशा इसकी एक्सों के समांतर थी वो इससे निर्गत होगी। अब यहां पर इस क्रिस्टल को ध्रुवक कहा जा रहा है और इसको विश्लेषक कहा जा रहा है। पोलराइजर और एनालाइजर, पोलराइजर और एनालाइजर यहां पर ध्रुवक और विश्लेषक इनको नाम दिया गया, क्योंकि यहां पर ये टूरमेलिन क्रिस्टल क्या कर रहा है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित कर रहा है। किसी भी विधि द्वारा, किसी भी प्रक्रिया, डेफिनेशन में क्या था, किसी भी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, तो इस विधि द्वारा, इसका मतलब इस टूरमेलिन क्रिस्टल की सहायता से प्रकाश के ध्रुवण की घटना घटित हो रही है, इस कारण से ध्रुवक कहा जा रहा है। सही है, और इससे निर्गत प्रकाश ध्रुवित होगा या अध्रुवित होगा, ये इसके द्वारा ज्ञात हो रहा है, इस कारण से विश्लेषक कहा जा रहा है, विश्लेषक, एनालाइजर। सही स्टूडेंट, अब यहां पर अपने पास जो टूरमेलिन क्रिस्टल है, इस दूसरे टूरमेलिन क्रिस्टल को लगातार प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत यदि घुमाया जाए, यदि इसके लंबवत घुमाया जाता है, तो उस स्थिति में यहां पर इस निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होगा। देखो कैसे परिवर्तन होगा, क्यों परिवर्तन होगा, इसके लिए यही दोनों टूरमेलिन क्रिस्टल है, इन्हीं दोनों टूरमेलिन क्रिस्टलों को लिया गया है। सही है, अब यहां पर जो दूसरा टूरमेलिन क्रिस्टल है, उस दूसरे टूरमेलिन क्रिस्टल को यहां पर स्टूडेंट मैं इस दिशा में घुमा देता हूं। तरंग संचरण की जो दिशा है, उस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इस दिशा में घुमा दिया गया। ये यहां पर N1 और ये यहां पर N2, ये यहां पर ध्रुवक और ये यहां पर विश्लेषक। सही है, यहां से जो प्रकाश अपने को प्राप्त हो रहा है, वो प्रकाश कैसा है, वो प्रकाश अपने पास अध्रुवित प्रकाश। ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश, इसके ऊपर आपतित हो रहा है। कैसा है ये प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। जब इस पहले टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तो ये अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके इस एक्स के समांतर विद्युत सदिश के जो कंपन है वो इससे निर्गत हो जाते हैं। सही है, यहां पर इसके ये भी समांतर है, दूसरा विश्लेषक ध्रुवक और विश्लेषक की जो एक्स है वो एक दूसरे के समांतर है, तो यहां पर इस समांतर अवस्था में जो विद्युत सदिश के कंपन इससे निर्गत हो रहे थे, उसी दिशा में ये व्यवस्थित है, इससे भी वो निर्गत हो गए। लेकिन यहां पर इस विश्लेषक को इसके लंबवत व्यवस्थित कर दिया गया। इसका मतलब अब यहां से इस दिशा में जो कंपन निर्गत हो रहे थे, जो कंपन हो रहे थे, अब वो इसकी दिशा के लंबवत हो गए, तो ये कंपन इसके द्वारा यहां पर रोक लिए जाएंगे, और यहां से कोई विश्लेषक प्रेक्षक इन्हें देखता है, तो उसे यहां पर न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात यहां पर अंधेरा, तीव्रता शून्य होती है।
शून्य तीव्रता का प्रकाश इससे निर्गत होगा, क्योंकि इस दिशा के भी ये लंबवत हो गया, तो इससे ध्रुवित प्रकाश के जो कंपन इसकी दिशा के लंबवत हो रहे थे वो इससे विश्लेषक के द्वारा यहाँ पर रोक लिए गए। तो यहाँ पर यदि इस टूरमेलिन क्रिस्टल को लगातार तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आ रही है डायग्राम में, ये तरंग संचरण की दिशा, इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यदि इसको घुमाते हैं, लगातार जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लगातार यदि इसको घुमाया जाता है तो उस अवस्था में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में लगातार परिवर्तन होता है। ठीक है, जब इसकी व्यवस्था समांतर व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं समांतर व्यवस्था। दोनों टूरमेलिन क्रिस्टलों की जो एक्स है वो एक दूसरे के समांतर और निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, और इसको बोलते हैं क्रोसित व्यवस्था। इसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है, शून्य है, क्योंकि यहां पर दोनों टूरमेलिन क्रिस्टलों की जो एक्स है वो एक दूसरे के लंबवत होती है स्टूडेंट। तो यहां पर टूरमेलिन क्रिस्टल इसी प्रकार का पोलराइड लिया जा सकता है, इस प्रकार ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का संसूचन किया जा सकता है इसकी सहायता से। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर स्टूडेंट ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश के साथ में प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है अच्छी तरह समझ में आ गया। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ध्रुवण तल और कंपन तल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। कंपन तल और ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, ये आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आसान सी परिभाषा यहाँ पर, कंपन तल जिसमें माध्यम के कण कंपन करते हैं, अर्थात वह तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के कंपन होते हैं, जिसमें ध्रुवित प्रकाश के कंपन होते हैं, जिसमें विद्युत सदिश के कंपन होते हैं, जिसमें विद्युत सदिश के कंपन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। नाम से डेफिनेशन, नाम से यहाँ पर निकालो, कंपन तल वह तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के कंपन होते हैं, जिसमें विद्युत सदिश के कंपन होते हैं, उसे कंपन तल कहते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर कंपन तल में ये चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पर कंपन तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा और विद्युत सदिश के कंपन की दिशा दोनों दिशाएं स्थित होती है, उसे कंपन तल कहते हैं। देखो मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल, डायग्राम की सहायता से समझाओ, रटो मत यहाँ पर, केवल डायग्राम देख लो। मान लो अपने पास ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा है, ये अपने पास क्या है स्टूडेंट, तरंग संचरण की दिशा है। और यहां पर स्टूडेंट जो ध्रुवित प्रकाश है, उस ध्रुवित प्रकाश के जो कंपन है वो इस दिशा में हो रहा है। विद्युत सदिश के जो कंपन है, कहने का मतलब वो विद्युत सदिश के कंपन इस दिशा में है, सही है। तो यहां पर वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन होते हैं, प्रकाश के कंपन इस तल में हो रहे हैं, प्रकाश के कंपन ऐसे हो रहे ऊपर नीचे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे, इस प्रकार माध्यम के कण अर्थात ध्रुवित प्रकाश के कंपन है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर इसके लंबवत ये जो तल है, इस तल को मान लो मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ये तल क्या कहलाएगा स्टूडेंट, यहां पर इस तल को बोलते हैं स्टूडेंट कंपन तल। ये तल कहलाता है क्या, कंपन तल, जिसमें देखो तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा भी इसी तल में स्थित है, और यहां पर विद्युत सदिश के कंपन की दिशा, विद्युत सदिश की जो कंपन की दिशा है वो भी इसी तल में स्थित है। मतलब यहां पर ये दोनों चीजें और तरंग संचरण की दिशा और विद्युत सदिश के कंपन जिस तल में स्थित होते हैं, उसी तल को क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ध्रुवण तल, ऐसा तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो, वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो, इसमें कोई कंपन नहीं होता है। यहां पर कंपन किस तल में हो रहा है, इस तल में हो रहा है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो ध्रुवित प्रकाश, उसमें कंपन इस तल में, बोर्ड के लंबवत ऊपर नीचे, इस बोर्ड के तल के समांतर, सही है। तो ऐसा तल जिसमें कोई कंपन नहीं होता है, ऐसा तल जिसमें कोई कंपन नहीं होता, इसमें तरंग संचरण की दिशा भी स्थित होती है। तो यहां पर ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, तीसरा जेड एक्स यहां पर बच गया स्टूडेंट। तो यहां पर देखो मैं ले रहा हूं एक तल और ले रहा हूं, यहां पर एक तल यहां पर मैंने और लिया स्टूडेंट, और वो तल ही, उस तल को नाम दे दिया मैंने, ये मेरे पास एक तल हो रहा है, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ई
FGH, ये तल है मेरे पास। तो ये तल देखो, तरंग संचरण की दिशा ये है, माध्यम के कण कंपन ये करा और इस दिशा में माध्यम का कोई कण कंपन नहीं करा, मतलब ये XX हो गया, ये YX हो गया, ये ZX हो गया। ZX में यहां पर कोई कंपन नहीं हो रहा है, ZX में कंपन कहां नहीं हो रहा है, ZX में यहां पर कोई कंपन नहीं हो रहा है। तो यहां पर इस तल को क्या कहते हैं, ध्रुवण तल, जिसमें कोई कंपन नहीं होता है, जिसमें तरंग संचरण की, इस तल में तरंग संचरण की दिशा इस तल में स्थित है, जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो प्लस में कोई कंपन नहीं होता, उसे ध्रुवण तल कहते हैं। जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो और जिसमें कंपन होते हैं उसे कंपन तल कहते हैं। तो यहां पर ये कंपन तल और ध्रुवण तल दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां पर डायग्राम की सहायता से आप समझ रहे हो, सही है। तो यहां पर आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया स्टूडेंट, टॉपिक है अपना प्रकाश का ध्रुवण। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी परिभाषा में, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए मेरे साथ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो के लिए लाइक तो स्टूडेंट जरूर बनता है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास